हेलो एवरीवन, मैं मुनी एसडी के क्लासेस से। अब तक हमने जो प्रीवियस वीडियो थी क्लास 10th के, हमने 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 हिंदी के। देखिए पार्ट का नाम क्या है, आत्मकथ्य। ठीक है, इसके जो दोहे हैं वो देखिए क्या है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन, कहानी अपनी यह, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। देखिए अर्थ क्या है। इस कविता में कवि ने अपनी आत्मकथा न लिखने के कारणों को बताया, यानी कि वो क्या कह रहे हैं इसमें, वो अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखी उन्होंने, वो इसलिए उसका कारण बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी भौरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। झड़ते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं, यानी कि जैसे पत्तियां झड़ती हैं तो वो उनकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, यानी कि पत्तियों की कोई गिनती नहीं है। आज इतनी असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है, यानी कि अनगिनत जीवन लोगों का बन भी रहा है और बिगड़ भी रहा है। इस माध्यम से कवि यह कह रहे हैं कि इस संसार में हर कुछ चंचल है। क्या कह रहे हैं, इस संसार में हर कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में हर कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मजाक बनाने में लगे हुए हैं, यानी कि कवि क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर एक दूसरे का मजाक बनाने लगे हुए हैं लोग। हर किसी को दूसरे में कमी नजर आती है, अपनी कमी कोई नहीं कहता। क्या कह रहे हैं कि एक दूसरे की कमी बताने में लगे हुए हैं, पर अपनी कमी कोई नहीं देखता। यह जानते हुए भी कि तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो, कवि कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी नहीं वह सुनाते हैं तो लोगों को उससे आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ही वे यह भी देखेंगे कि कवि का जीवन कितना सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। यानी कि इससे क्या देखेंगे लोग कि कवि के जीवन में प्रसन्नता और उनका जीवन सुख से बिल्कुल खाली है, यानी कि उनके जीवन में कोई खुशियां नहीं है और कोई भी सुख नहीं है। देखिए नेक्स्ट, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरे सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनिया प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। देखिए अर्थ क्या है। कवि कहते हैं कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा रहा है, यानी कि एक सपने की तरह एक छलावा रहा है। जीवन में जो कुछ वो पाना चाहते थे वह सब उनके पास आकर भी दूर हो गया, यानी कि क्या कह रहे हैं कि जीवन में उनके पास सब कुछ आते हुए भी वो दूर हो गया। यह उनके जीवन की विडंबना है। वे अपनी इन कमजोरियों का बखान कर जग हंसाई नहीं करा सकते, यानी कि वो इन चीज़ों का लोगों को बताकर या बखान कर कर अपनी हंसी नहीं उड़वा सकते। वे अपने छल जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहते। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाती है, यानी कि जैसे सपने में होते हैं, हमारे बहुत से सपने होते हैं कि हमें ये चीज़ें मिल गई, वो वाकई में कई बार मिल जाती हैं। तो क्या कहा है उन्होंने कि मन की इच्छित वस्तु मिल जाने से वह प्रसन्न हो जाता है, वो खुश हो जाता है। उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न की भांति टूट गया, यानी कि एक सपने की तरह वो टूट गया। उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर
रह गई, चूंकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए। यानी कि वो सुख का वह सुख का स्पर्श पाते पाते, यानी कि उनके पास सुख आता आता वो क्या हो गया, दूर हो गया, यानी कि उससे वो वंचित हो गए। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूं। देखिए नेक्स्ट। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथई बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। देखिए आगे अर्थ क्या है इसका। इन पंक्तियों में कवि अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जो उनके सपने थे उन सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखद पल आए, यानी कि उनके जीवन में क्या हुए थे, कुछ सुख पल आए थे जिनके सहारे वे वर्तमान जीवन बिता रहे हैं। यानी कि जो उनके जीवन में सुख के पल आए थे तो वो उन्हीं को सोचते हुए, उन्हीं को याद करते हुए जो वर्तमान है, जो प्रेजेंट है, उसको, उस जीवन को बिता रहे हैं। उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने संजोए थे, यानी कि उन्होंने प्रेम के अनगिनत, यानी कि कोई गिनती नहीं थी उनकी, अनगिनत सपने संजोए थे, परंतु वे सपने मात्र रह गए। लेकिन क्या हुआ उनके साथ, वो सपने सपने ही रह गए, वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ ना मिल सका। कवि अपने प्रेयसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके बारे में कहते हैं कि मानो भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, परंतु अब ऐसे रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई है, क्योंकि वास्तविक जीवन में वे क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए। यानी कि जो कवि को पल मिलने वाले थे खुशियों के, प्रेम के, जो उनके जीवन में सुख आने वाला था, वो उनसे पहले ही छिटक कर दूर हो गए। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे। आगे, अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते, इसमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं, यानी कि वो अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते, पर लेकिन वो दूसरों के सुनने और समझने में भलाई समझते हैं अपनी। वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया है, मेरे अतीतों को मत कुरेदो, उन्हें मौन रहने दो। यानी कि जो मेरे अतीत है तो उसको मत कुरेदो, उनके बारे में कोई चर्चा मत करो, कोई बात मत करो, लेकिन उन्हें क्या रहने दो, उन्हें मौन रहने दो, उन्हें शांत रहने दो। ठीक है, देखिए आगे। अब कवि परिचय, यानी कि जो इस चैप्टर के कवि थे वो, उनका नाम क्या था, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का कब जन्म हुआ, इनका जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। कब हुआ था, 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल ना होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए, यानी उनके साथ कुछ ऐसी स्थितियां रही कि जिससे वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। बाद में वे घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। यानी कि उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट का अध्ययन किया, संस्कृत का किया, हिंदी का किया, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से वो एक थे। इनकी मृत्यु सन 1937 में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1937 में, और लेकिन जन्म कब हुआ था, 1889 में वाराणसी में हुआ था। ठीक है, आज हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।